हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने 9th क्लास के अभी जो चैप्टर चल रहा है उसमें करंट में कौन सा पढ़ रहे हैं? हम लोग टिश्यूज टॉपिक पढ़ रहे हैं। टिश्यूज में वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, फिर प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, फिर एनिमल टिश्यू पढ़ा। उसके टाइप्स में 4 मेजर टाइप्स पढ़े थे हमने, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया था और कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करके उसका इंट्रोडक्शन ले लिया था। ठीक है, एक टेबल में आपको वापस से समराइज करवाती हूं। देखो, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है बॉडी में वो टिश्यू जो 2 चीजों को कनेक्ट करता है। अब देखो, लेमन लैंग्वेज में तो हम 2 चीजें बोलते हैं, लेकिन बॉडी में 2 का मतलब क्या होता है? किसी भी 2 स्ट्रक्चर को, किसी भी 2 बॉडी ऑर्गन्स को। क्योंकि जब टिश्यू बहुत ज्यादा अच्छे से एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में अरेंज्ड होता है तो वो ऑर्गन को बनाता है। क्या करता है? ऑर्गन को बनाता है। अब ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, कनेक्टिविटी शो करनी है, कुछ सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी? उन दोनों को कनेक्ट कर लूंगी। अब उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी? या तो बहुत सारे ऑर्गन्स को डालूंगी, नहीं ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। मैं क्या करूंगी? ग्रुप ऑफ सेल्स को प्रॉपरली अरेंज कर दूंगी। तो जब वो प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे तो वो टिश्यू कहलाएंगे, और ऐसे टिश्यू तो जो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं उसे कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कनेक्टिव टिश्यू। वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, कनेक्टिव टिश्यू में किस किस तरीके से हमने टाइप्स पढ़े थे वो देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमने पहले देखा था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर मैंने ब्लड को काउंट किया। ठीक है, उसके बाद आया था सपोर्टिव, क्योंकि देखो कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस क्या थे? 2 ऑर्गन्स को कनेक्ट करना, उन्हें पर्टिकुलर जगह पे सपोर्ट करना, उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन कराना, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो पाए। ठीक है, तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास आएंगे बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। उसके बाद आ रहा था डेंस या फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। उसके अंदर आ रहा था लिगामेंट और टेंडन, लिगामेंट और टेंडन। उसके बाद आया था, ये डेंस है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज में आ रहा था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। हमने ब्लड स्टार्ट कर लिया था। हमने क्या कर लिया था? ब्लड स्टार्ट कर लिया था, लेकिन ब्लड भी कंप्लीट नहीं हुआ था। ब्लड भी कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके अंदर भी सेल्स होंगे, फाइबर्स होंगे और ग्राउंड मैट्रिक्स होगा। सेल्स इसका सॉलिड पार्ट बना रहे हैं, मैट्रिक्स इसका लिक्विड पार्ट ब्लड प्लाज्मा बना रहा है। मैंने कहा था सेल वाले पार्ट में, सेल्स जो सॉलिड पार्ट है, सेल जो सॉलिड पार्ट है उसमें क्या क्या आएंगे? ब्लड के अंदर अगर रेड कलर के सेल्स हैं तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल। व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट कोई कलर नहीं है तो डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। और फिर आएंगे प्लेट की तरह प्लेटिलेट्स। क्या आएंगे? प्लेटिलेट्स। आरबीसी कंप्लीट कर लिया था, डब्ल्यूबीसी कंप्लीट कर लिया था, प्लेटिलेट्स बाकी था। तो आज का कंटिन्यू टॉपिक क्या है? प्लेटिलेट्स। क्या है स्टूडेंट्स? प्लेटलेट्स। देखो, आपके 9th के सिलेबस में जो ये ब्लड का टॉपिक है ये बहुत ज्यादा ब्रॉड सेंस में नहीं है। ब्लड का टॉपिक जनरली आप अपनी हायर क्लासेस में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, या जब अपन एनटीएससी लेवल का कोर्स स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एनसीईआरटी बेस सब कुछ चल रहा है। तो जितना मैं लिखा रही हूं, जितना मैं पढ़ा रही हूं, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो प्लेटिलेट्स क्या है? ये भी इन दोनों के साथ एक ब्लड के अंदर या उसके लिक्विड के ऊपर तैरता हुआ सेल है। तो वन ऑफ दी
cell of blood plasma, one of the cell of blood plasma, one of the cell of blood plasma। ठीक है, उसके बाद प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट मतलब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर देखो, प्लेट क्या हो सकती है, थोड़ी लंबी भी हो सकती है और चौड़ी भी हो सकती है। प्लेटिलेट बहुत स्मॉल साइज्ड सेल होते हैं, लगभग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीचों बीच इनकी साइज वेरी करती है। मतलब ना तो आरबीसी से ज्यादा होंगे ना डब्ल्यूबीसी से कम होंगे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में इनका कोई ना कोई शेप आता है। तो देखो आरबीसी ठीक ठाक है और डब्ल्यूबीसी बहुत बड़े हैं, तो दोनों के हिसाब, दोनों के बीच में डालना है इसकी साइज। तो दे आर स्मॉल साइज सेल, दे आर स्मॉल साइज्ड सेल हु शेप इज जस्ट लाइक अ, ऐसे चपटी हुई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सेल्स हाइट में बहुत ज्यादा नहीं होंगे, ये चपटे हुए होंगे। हो सकता है इनकी ब्रेड्थ अच्छी खासी हो, विड्थ अच्छी खासी हो। ठीक है, तो ये क्या आएंगे, सेल सेल क्या है, स्मॉल साइज्ड, साइज ranging between WBC and RBC, WBC and RBC। ठीक है, और क्या है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, और क्या है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, और क्या है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। देखो प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसका भी सिग्निफिकेंस है, मैं आपको बताती हूं। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब होता है, थ्रोम्बो का मतलब होता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बो का मतलब होता है थ्रोम्बिन, और साइट्स का मतलब होता है सेल्स। ठीक है, इसका मतलब होता है थ्रोम्बिन और इसका मतलब होता है सेल। ऐसे सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन इनसाइड द बॉडी। भाई प्लेटिलेट्स बॉडी के अंदर हैं, ब्लड के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इनका कोई रोल है, अगर इनका कोई सिग्निफिकेंस है, तो वो ब्लड से रिलेटेड ही होगा। और कहीं ना कहीं ब्लड अपनी ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट होता है, सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, बिकॉज इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो कहीं पर भी बह सकता है, किसी भी ऑर्गन के आसपास जाके मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली करवा सकता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, थ्रोम्बिन क्या होता है। देखो ओवरऑल अगर प्लेटिलेट्स का फंक्शन देखें तो प्लेटिलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी। भाई प्लेटिलेट्स का अगर फंक्शन की बात करें तो बॉडी के अंदर, जैसे मान लो आपकी यहां पर कट लग गया, ठीक है, आपको एक इंजरी हो गई है, आपकी स्किन बाहर के इन्वायरमेंट से एक्सपोज हो गई है। बाहर के इन्वायरमेंट में जितनी भी कोई भी वेस्ट मैटर है या बैक्टीरिया है या कोई भी फॉरेन एजेंट है, उसको एक रास्ता मिल गया है कि मैं अंदर इन्वेड कर जाऊं। अगर कोई भी फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी में इन्वेड कर गया, अंदर घुस गया, तो जिस तरीके से ब्लड और चीजों को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, उसको भी ब्लड एक मीडियम मिल गया ना, वेरियस जगह पे ट्रांसपोर्ट होने का। ठीक है, अब अगर वो ब्लड के सहारे वेरियस ऑर्गन्स में चला गया तो क्या करेगा, आपको हार्म पहुंचाएगा। मान लो वो लिवर में चला गया। लिवर हमारी बॉडी का एक केमिकल फैक्ट्री है। लिवर में क्या होता है, जैसे आप खाना खाते हो, आपने बहुत सारा खाना खाया, ठीक है, अपन लगभग भूख से ज्यादा ही खाना खा लेते हैं। वैसे बोलते हैं भूख से कम खाना चाहिए, लेकिन अगर आप भूख से ज्यादा खाना खा रहे हो तो चलो एक लिमिट तक आपका वेस्ट मैटर स्टूल्स की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में बॉडी से इजेक्यूलेट हो गया, इजेक्शन हो गया उसका। लेकिन स्टिल अगर फूड के अंदर अभी भी कोई बेनिफिशियल चीज बाकी है जो कि आपने डाइट से एक्स्ट्रा ली है, वो क्या करूंगी, वो मेरी बॉडी में, मसल्स में, लिवर में स्टोर हो जाता है। मतलब अगर कोई भी फॉरेन एजेंट मेरी बॉडी में एंटर हुआ है तो उसको भी तो सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए। देखो ऑक्सीजन तो उसको ब्लड दे देगा, क्योंकि ब्लड के अंदर भर भर के आरबीसीज हैं, तो वो आरबीसी से क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए। किसी भी ऑर्गन में जाके बैठ जाएंगे, जो कि एक टिश्यू का ग्रुप ही होता है, जो प्रॉपरली एक पैटर्न, एक डिजाइन में अरेंज होता है बॉडी के, वहां चले जाएंगे। मतलब अब आपकी बॉडी में किसी दूसरे आदमी ने आपको क्या कर लिया, डोमिनेट कर लिया है।
आपको जो ऑक्सीजन चाहिए, आरबीसी जो ऑक्सीजन सेल्स को देती है हीमोग्लोबिन के थ्रू, वो आपके सेल्स को ना मिलके उस फॉरेन एजेंट के सेल्स को मिल रहे हैं। आपकी बॉडी में क्या होगी, वीकनेस आ जाएगी। जब भी आप बीमार पड़ते हो, आपकी बॉडी में वो वर्किंग एफिशिएंसी नहीं होती है जो कि एक अनडिजीज पर्सन की बॉडी में होती है। आप जो खाना खा रहे हो, जो लिवर में स्टोर होना चाहते हैं, कि जैसे आपने कभी नहीं खाना खा पाए, मान लो आपके 2 मील्स में ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में बहुत लंबा गैप हो गया, इसका मतलब थोड़ी क्या मरी जाओगे। उस टाइम क्या होता है, आपका लिवर फूड आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, लिवर आपका फूड आपको प्रोवाइड करता है। मान लो जैसे कार्बोहाइड्रेट का एक्स्ट्रा पार्ट है, फैट, प्रोटीन सब कुछ स्टोर करता है, वही बायोमोलिक्यूल्स आपकी बॉडी को मिलते हैं और आपकी बायोलॉजी वाली जो बायो लाइफ है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, खुद ही सब कुछ ले रहा है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो रही है, इल हो रही है। जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेस आपकी बॉडी को मिलने चाहिए रेगुलरली, वो आपको ना मिलके उस ऑर्गेनिज्म को मिल जाते हैं। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट्स, अब ये पूरा सिनेरियो क्लियर हुआ, लिंक था इसलिए बताया। आपकी बॉडी में कट लग गया है, जैसे ही कट लगेगा बिल्कुल नीचे क्या है भाई, मैंने आपको क्या बताया था, एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। क्यों एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मुझे जस्ट कनेक्टिव टिश्यू चाहिए, उस टाइम पे मैंने आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं समझाया था, क्योंकि अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है तो ना तो वो ब्लड वेसल्स, नर्व्स को अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि वो तो एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है ना, एक बाउंड्री वाला टिश्यू है। दे वोंट अलाउ द मटेरियल्स टू गो आउटसाइड और डोंट अलाउ द मटेरियल्स टू मूव इनसाइड। तो एपिथेलियल टिश्यू तो डेड हो जाएगा, तो उसको सप्लाई कौन देता है, उसके जस्ट नीचे बैठा वाला कनेक्टिव टिश्यू। पोजीशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑलवेज वाइड स्प्रेड इन द बॉडी, पर जस्ट बीनीथ दी एपिथेलियल टिश्यू। मान लो जैसे कोई ऑर्गन है, ये ऑर्गन बना, ठीक है, मान लो ये टिश्यू है, टिश्यू बन रहा है, ग्रुप ऑफ सेल से एक टिश्यू बन गया। ठीक है, तो ये सेल ही टिश्यू बना रहा है, ये टिश्यू ही ऑर्गन बना रहा है। अब आपको क्या करना है, मान लो कि कोई टिश्यू है, वो किसी बाहरी बाउंड्री पे अरेंज हो गया प्रॉपरली विदाउट एनी स्पेस। जिनके बीच में स्पेस होंगे तो वो तो स्कैटर्ड हो जाएंगे ना, स्पेस नहीं है, प्रॉपरली बाहर अरेंज्ड हो गया। अब प्रॉपरली बाहर अगर अरेंज्ड हो गया है, दैट मीन्स उसने उस पर्टिकुलर चीज की कोई बाउंड्री, एक आउटर कवरिंग बना ली है, तो हमने उसे एपिथेलियल टिश्यू बोल दिया, क्योंकि सेल्स उसमें प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, उनका कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, उनका कोई फंक्शन है, उनका कोई ओरिजिन है, तो मैंने ऐसे टिश्यू बोल दिया। बाहर की कवरिंग का टिश्यू था तो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम बोल दिया। उसके जस्ट नीचे आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास सेल्स हैं, क्योंकि वो टिश्यू है तो ग्रुपिंग जरूरी है, पर सेल्स के बीच में बहुत स्पेसेस हैं। अब ये कनेक्ट कर रहा है तो इसको कोई 2 डिस्टेंस वाली चीजों को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हो सकता है इतने सेल्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो फाइबर्स आ गए। ठीक है, फाइबर्स आने से क्या हो गया, 2 डिस्टेंस लोकेटेड चीजें क्या हो गई हैं, कनेक्ट हो गई हैं। अब सेल टू सेल बीच में गैप है, फाइबर टू फाइबर गैप है, सेल टू फाइबर गैप है, तो ये पूरा जो जगह बना रहा है ये क्या है, एक्चुअली इंटरसेलुलर स्पेसेस है, जिसे आपने ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स कहा। उस हिसाब से आपने क्लासिफिकेशन किए। तो अगर आपकी बॉडी में कोई इंजुरी होती है, एपिथेलियल टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्रोटेक्शन हट जाती है, बाउंड्री टूट जाती है, डिसकंटिन्यू हो गई, तो आपके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें भर भर के ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, वो ब्लड क्या होगा, बाहर आ जाएगा। आपको जब भी कट लगता है आपको खून बहता है। खून बहने का क्या मतलब है कि जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हर जगह है वो लीक आउट हो रहा है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू ने अपनी कवरिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो उसके नीचे जो भी फ्लूइड था वो बाहर आ गया। सबसे पहले कौन आया, ब्लड आ गया। ठीक है, ब्लड आ रहा है। अब अगर मान लो आपका ब्लड रुके ही नहीं, कंटिन्यूस ब्लड का लॉस हो रहा है, कंटिन्यूस ब्लड का लॉस हो रहा है, क्या होगा, आपकी बॉडी में अगर ब्लड खत्म हो रहा है, डेट मीन्स आपकी WBC, RBC भी खत्म हो रही है। अगर RBC खत्म हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन कहां से आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा तो अभी मर जाओगे। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बॉडी से तो आप तो डेड हो जाओगे ना। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि अगर आपकी बॉडी में कट लगता है, एपिथेलियल टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो उसी ही कनेक्टिव टिश्यू में जो पहला ब्लड कनेक्टिव टिश्यू आता है उसके अंदर प्लेटिलेट्स है। प्लेटिलेट्स क्या करते हैं, देखो जहां पर भी देखा कट लगा है,
ब्लड स्क्वीज आउट हो रहा है, बाहर आ रहा है। ये जो ब्लड में फ्लो करे हुए प्लेटिलेट्स होते हैं, प्लेट की तरह जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आपस में गुच्छा बना लेते हैं। जहां पर भी आपको कट लगा है वहां पर क्या होता है, गुच्छा बना लेते हैं। देखो यहां के बाद यहां चलो, ये बॉडी में मान लो एक कट लग गया, ठीक है, और ब्लड क्या है, बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ब्लड के प्लेटिलेट्स क्या करेंगे, ब्लड के प्लेटिलेट्स इस कट वाले रीजन पे क्या करेंगे, जाके बैठ जाएंगे ऐसे प्लेट की फॉर्म में। सारे सेल्स अरेंज हो गए उस कट वाले रीजन पे, या अरेंज हो गए। अब कोई भी चीज अगर कट वाले रीजन पे मैं चिपका दूंगी तो ना तो बाहर का कोई इंफेक्शियस एजेंट अंदर घुसेगा, ना ही और ब्लड या कनेक्टिव टिश्यू का लॉस होगा। तो प्लेटिलेट ने क्या कर दिया, ब्लड की क्लॉटिंग कर दी, ब्लड का क्या कर दिया, वहां पर थक्का जमा दिया, ब्लड को वहीं रोक दिया, जमा दिया कि अब और बाहर मत निकलो, ठीक है। क्या कर दिया, ब्लड क्लॉट कर दिया, ठीक है, ठीक है। ब्लड के सेल्स प्लेटिलेट ने कोई क्लॉट थक्का की तरह स्ट्रक्चर बनाया। इस ब्लड क्लॉट के थक्के को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, थ्रोम्बिन। इसलिए प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ऐसे सेल्स जो थ्रोम्बिन जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए केपेबल है। थ्रोम्बिन स्ट्रक्चर वो होता है जो ब्लड को जाकर रोक देता है। मतलब ये जो ये दिख रहा है मैशवर्क, ये क्या है, ये मैशवर्क है, ये क्या है आपका मैशवर्क है। मतलब जहां पर भी कट लगेगा, जहां पर भी कोई इंजरी होगी, वहां पर ब्लड का लॉस खुद ब्लड के प्लेटिलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स करेंगे, वहां पहुंच के पूरे एक मैशवर्क बना लेंगे। उस मैशवर्क वाले सब्सटेंस को बोलेंगे थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या, थ्रोम्बिन को ब्लड क्लॉट भी बोल सकते हैं कि ब्लड का थक्का जमा दिया, ब्लड का क्लॉट कर दिया, ब्लड को क्या कर दिया, वहीं रोक दिया, ठीक है। तो इसका एक तरीके से देखा जाए, देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद ना अपन यहां चल रहे हैं, देन ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो प्लेटिलेट्स, अब देखो लोकेशन तो देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ब्लड में ही है, सीधे फंक्शन पे आ जाओ। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा का एक सेल है, स्मॉल साइज है, प्लेट की तरह है। थ्रोम्बोसाइट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसका मैकेनिज्म है। देखो ये मैकेनिज्म बहुत ब्रॉड वर्जन में होता है, लेकिन अभी आपको इतना समझने की जरूरत है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो जितना मैंने बताया है, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली वो ब्रॉड वर्जन इसका समझ में आ जाएगा। और हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। इसी के साथ आपका प्लेटिलेट्स कवर अप होता है, आप लोग इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया। इसी के साथ आपका जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वाला पोर्शन था, जो पहला कनेक्टिव टिश्यू था, वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या पढ़ेंगे, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। भाई कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस के हिसाब से उसके टाइप्स भी देखे गए हैं। जैसे ब्लड है, तो ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, ब्लड ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। अब मैंने क्या था कि दो स्ट्रक्चर्स को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करके रखते हैं। तो अब देखो किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करवाना है तो लिक्विड की नीड थी, हम लोगों ने लिक्विड के थ्रू किसी भी चीज को क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट करा दिया। सपोर्ट देना है, एक जगह चीज को रिजिडिटी देनी है, कह सकते हैं कि सपोर्ट देना है, स्ट्रेंथ देना है, एक पर्टिकुलर जगह उसको रखना है, तो उसके लिए आपको एक सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत है। किसकी जरूरत है स्टूडेंट, सपोर्टिव, जो वहां पर किसी चीज को क्या कर दे, सपोर्ट करके रख दे, हिलाए डुलाए नहीं। जैसे प्लांट में हमें ऐसे टिश्यूज की जरूरत होती है जो प्लांट को स्टेशनरी रख सके, क्योंकि प्लांट्स को मूवमेंट नहीं करना है, एक जगह पे खड़े होकर खाना बनाना है। तो उसी तरीके से यहां पर भी सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का क्राइटेरिया कौन फिलफिल करता है, बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। देखो ये आपकी शोल्डर है, आप इसको फील करो, आपको लगेगा हड्डी है। क्या ऐसा होता है कि सोने टाइम पे आपका शोल्डर पीछे चला जाता है, नहीं जाता ना। आप अपने शोल्डर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो, उसे हिला सकते हो, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो। अपन जब डांस करते हैं तो आपका शोल्डर हर तरीके से मूव करता है, बॉडी ट्विस्ट होती है, टर्न होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी का अलग चीज है, पर थोड़ी कि शोल्डर उठ के हाथ में आ जाएगा,
ऐसा तो नहीं होता ना। दैट मीन्स अगर शोल्डर में कोई बोन है, कोई एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो बशर्ते वो चीजों को कनेक्ट कर रहा है। यहां पर भी बोन है, ये आपकी एल्बो बोन है, ये आपकी क्या है, रिस्ट बोन है, आपकी कलाई मूव कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी है कलाई में, आप आगे पीछे दाएं बाएं अपनी कलाई को कर सकते हो, लेकिन कलाई को उठा के इधर नहीं पटक सकते, ठीक है। इलास्टिसिटी है, कैसे भी करके सामान उठा सकते हो, इस तरीके से सो सकते हो, हर तरीके से आप अपनी बॉडी को मैनेज कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक फर्मनेस है, एक रिजिडिटी है। वो किसकी वजह से है? बोन की वजह से। मतलब बोन एक ऐसा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो आपकी बॉडी का पूरा ढांचा बनाता है, हड्डियों का स्केलेटन, इसलिए स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ये आपकी बॉडी को रिजिडिटी देता है, फर्मनेस देता है, स्ट्रेंथ देता है, स्टेबिलिटी देता है, सपोर्ट भी देगा। पहला फंक्शन भी कवर अप करेगा कनेक्टिव टिश्यू का, और दूसरा एक बोन को दूसरी बोन से क्या कर रहा है? कनेक्ट भी कर रहा है। ऐसे तो आगे आप पढ़ोगे कि एक्चुअली दो बोन्स को कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट कनेक्ट करता है, लेकिन फिर भी ये बोन कहीं ना कहीं इस बोन के साथ कनेक्टिविटी शो करती है। मतलब अगर कोई टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, तो वो कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस को हमेशा फॉलो करेगा, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? बोन और कार्टिलेज, ठीक है। तो अगर इसका सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का जनरल इंट्रोडक्शन लें तो क्या आएगा? इट इज वन ऑफ द most important, it is one of the most important connective tissue of our body, connective tissue of our body, ठीक है। क्या क्या काम दे रहा है? provide support, rigidity, provide support, rigidity, strength and stability। क्या बोन कनेक्टिव टिश्यू का क्राइटेरिया कवर अप कर रहा है? बिल्कुल। देखो, कनेक्टिव टिश्यू एक वाइड स्प्रेड अबंडेंट है, बॉडी में हर जगह पाया जाता है, बॉडी में हर जगह पाया जाता है। आपकी पूरी हेड टू टो किस पे खड़े हो? बोन पे ही तो खड़े हो, बशर्ते बोन एक कनेक्टिव टिश्यू का क्या है? टाइप है, ठीक है। तो एज कनेक्टिव टिश्यू इज वाइड स्प्रेड, ठीक है, सो इट्स टाइप्स, दैट इज बोन एंड कार्टिलेज। उसमें भी बोन ज्यादा वाइड स्प्रेड है, कार्टिलेज आपको हर जगह नजर नहीं आएगा। कार्टिलेज कह सकते हैं कि बोन का एक सब टाइप है। अगर बोन मदर है तो कार्टिलेज उसका सन है। एज कनेक्टेड वाइड स्प्रेड, सो इट्स टाइप बोन एंड कार्टिलेज आर ऑल्सो वाइड स्प्रेड, आर ऑल्सो वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब हर जगह पाया जाता है। वाइड मतलब बड़ा, स्प्रेड मतलब हर जगह। उसमें भी बोन इज मोर। क्या है? बोन इज मोर। तो ये तो क्या था? आपका ओवरऑल सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन था। चलिए, पहला क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? पहला स्टार्ट करने वाले हैं बोन। पहला क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बोन। बोन में हम पहले क्या उठाएंगे? सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा? देखो, इंट्रोडक्शन में क्या होगा? वन ऑफ द टाइप ऑफ
सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। लिंक समझ में आ रहा है? सपोर्टिव में पहला बोन आया था, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर हार्ड और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसको हार्ड या फिर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज forms the skeleton, skeleton मतलब बोन्स, बोन्स का एसोसिएशन, ढांचा। भाई आप कंकाल देखते हो ना, टीवियों में डराने के लिए कंकाल दिखाते हो। कंकाल क्या है? आपकी बॉडी का स्केलेटन है ना, सर से लेके पैर तक सारी हड्डियां ही तो है, और हड्डियां ये सारी कनेक्टिव टिश्यू हैं। उसके ऊपर की कवरिंग कौन बनाता है? स्किन। भाई स्किन के नीचे आपकी हड्डियां दबी हुई, जैसे कोई आदमी मर गया तो स्किन तो गल गई, ठीक है, लेकिन हड्डियां हार्ड है। मैं आपको बताऊंगी क्यों हार्ड है। शायद कोई ग्राउंड सब्सटेंस में ऐसी कोई चीज है जो हड्डी नहीं गली, तो हड्डियां दिख रही है, उसके ऊपर की कवरिंग कौन सी? एपिथेलियल टिश्यू। मतलब ये चीज भी प्रूफ हो गई कि पहले एपिथेलियल आता है, उसके नीचे कनेक्टिव आता है। कोई सा भी कनेक्टिव हो, उससे क्या मतलब, ठीक है। तो बिकॉज फॉर्म्स द स्केलेटन बोन्स ऑफ आवर बॉडी। लिंक समझ में आ रहा है ना? देखो चैप्टर तो आसान होता है। अभी इसमें आप बोल रहे हो मैम बहुत इजी लाइंस है, ये आसान है, ये कोई भी लिख सकता है, लेकिन चैप्टर का पर्टिकुलर चैप्टर में लिंक, उसके कंपोनेंट्स का लिंक, उसके कंटेंट्स का लिंक और उस पूरे चैप्टर का आगे आने वाले चैप्टर्स का लिंक, यही मेन बायोलॉजी में पढ़ना है। अगर आपको हर चैप्टर का लिंक समझ में आएगा ना स्टूडेंट्स, आपके लिए बायोलॉजी बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगी। यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, आपको लॉजिक समझ के ही एमसीक्यूज आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये बात खत्म हो गई। अब दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आएंगे? सेल्स आएंगे, फाइबर्स आएंगे और ग्राउंड सब्सटेंस, और ग्राउंड सब्सटेंस, और क्या आएगा? ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। सेल्स में क्या आएंगे? देखो मैंने आपको उस टाइम पे लिखाए थे, बोन के अंदर कुछ उसके पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो उसी के लिए काम करते हैं, जो उसी के लिए काम करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। बोन एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब, जिसका नाम है ओस्टियो। ओस्टियो का मतलब होता है बोन और साइट्स का मतलब होता है सेल्स, मतलब बोन फॉर्मिंग सेल्स। मतलब बोन एक टिश्यू है, बोन एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है और टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से बनता है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। उन सेल्स का नाम ऑस्टियोसाइट्स है। मतलब ऑस्टियोसाइट्स ने कहीं ऐसे एसोसिएशन किया होगा, ग्रुपिंग करी होगी, ऐसे ग्रुपिंग करी होगी ऑस्टियोसाइट्स ने। और क्या भाई, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू होते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स अगर ऑस्टियोसाइट्स हैं तो ऑस्टियोसाइट्स ने ग्रुपिंग करके क्या कर दिया? टिश्यू बोन बना लिया, ठीक है। उसके बाद देखो बोन में क्या आपको फाइबर्स की जरूरत है? एक तरीके से तो कह सकते हैं है भी, और एक तरीके से नहीं भी, क्योंकि बोन एक इटसेल्फ लॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है। भाई ये पूरी आपकी हड्डी है ना, वो बात है कि हड्डी में ये उसके जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, एक पार्टीशन दिख रहा है, एक जंक्शन दिख रहा है, मतलब पूरी हड्डी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो फाइबर्स की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि बोन में क्या है, सपोर्ट के लिए आपको कोलेजन भी डालना पड़ेगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, मतलब पकड़ के लिए आपको रेटिक्यूलिन और इलास्टिन भी डालना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएंगे आपके पास? इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूं स्टूडेंट्स। फाइबर्स में कौन से आएंगे? कोलाजन, रेटिक्यूलिन एंड इलास्टिन।
ठीक है। उसके बाद आता है ग्राउंड सब्सटेंस। उसके बाद क्या आता है? ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स देख लिए, फाइबर्स देख लिए और ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ऑस्टियोसाइट्स आपके डीप के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसका कोई शेप साइज स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाऊंगी। इसके अंदर जो डीप चीजें होंगी वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। ग्राउंड सब्सटेंस हार्ड है। ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? हार्ड है। बोन एक हार्ड चीज है, मतलब कहीं ना कहीं इसके जो अंदर का मैटर है वो हार्ड होना चाहिए। बॉडी में क्या चीज आपको हार्डनेस प्रोवाइड कर सकती है? दो एलिमेंट्स है बोन के पास, या दो एलिमेंट्स है बॉडी में जिसको अगर भर के डाल दो तो हार्डनेस आपको मिल जाती है। वो है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। वो है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मतलब ग्राउंड सब्सटेंस में ये देखो, ये ऐसा है, ये मान लो ये ऑस्टियोसाइट्स हो गए। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स में फाइबर्स हो गए, तो ग्राउंड सब्सटेंस क्या होगा? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का हो गया। और कैल्शियम एंड फॉस्फोरस रिस्पॉन्सिबल टू मेक द बोन हार्ड, टू मेक द बोन रिजिड, देयर बाय बोन प्रोवाइड द सपोर्ट, स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, मैकेनिकल फंक्शनल स्ट्रेंथ टू दी बॉडी। तो ग्राउंड सब्सटेंस में क्या है? भर भर के फॉस्फोरस है। जैसे ब्लड के अंदर फ्लूइड था, ब्लड प्लाज्मा था, उसी हिसाब से ग्राउंड सब्सटेंस को किसने भर रखा है? कैल्शियम ने। तो ये क्या हो गए? सेल्स हो गए, और ये क्या हो गए? फाइबर्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोगों ने सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू उठाया, ब्लड को मैंने आपको रिवाइज करवा दिया था, ब्लड का प्लेटलेट्स बचा था वो कर लिया था। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में बोन और कार्टिलेज आता है, पूरा सिनेरियो सपोर्टिव का बताया, उसके बाद उसके टाइप उठाए। बोन के अंदर हमने क्या कर लिया? उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, और क्या दिख रहा था? सेल्स दिखेंगे क्योंकि टिश्यू है, उसके सेल्स के बारे में पढ़ लिया। तो इसके आगे की जो कंटिन्यूटी है भाई, इसके बाद ये आया, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो कंटिन्यूटी है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।